Assalamu alaikum students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and the topic is biorhythms. Students, biological clocks हर इंसान के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। इन रेपिटिशंस जो हैं इनको हम बायोरिदम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी रिपीट होती हैं ये ख़ास टाइम के बाद होती हैं। अब ये टाइम कौन डिसाइड करता है? क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसे क्यूज़ हैं या बॉडी के अंदर इननेट है? एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड बायोलॉजिकल रिदम्स, या उसे हम बायोरिदम्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल तो हमें समझ में आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर कोई मतलब क्लॉक होता है, टाइम फिक्स होता है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं बायोरिदम्स, जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम्स भी कह सकते हैं। तो रिदम तो हमें समझ में आता है कि रेपिटेशन होती है, खास किस्म का टाइम जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक टाइम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि है क्या चीज़, डिफाइन करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, repeat at specific interval and living organism at specific interval or time in living organism that is known as biological clock or biorhythms। मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर कोई भी बॉडी का फंक्शन हो सकता है, ये बार बार रिपीट होता है, यानी कि इसमें रेपिटेशन आती है एक ख़ास वक्फे के बाद या टाइम के बाद। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बायोरिदम्स या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक्स कह सकते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आफ्टर दिस टाइम पीरियड that specific activity is going to be repeated again and again and again. That is known as biological clock and biorhythms. Is this clear? अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं तो टाइप्स दो तरह की इसकी बताई गई हैं। मेन डिवीजन जो हैं वो इसकी टू जो हैं वो बता रहा है। एक ऐसी एक्टिविटीज विच इज गोइंग टू बी रिपीटेड आफ्टर 24 hours, that is known as circadian. ये एक लैटिन वर्ड है, उसमें सिरका लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है अबाउट, एंड डाइज इसका मतलब होता है 24 hours or day, one day. Those activities which repeat after a 24 hours, these are known as circadian rhythms. यानी कि those which repeat after 24 hours या फिर one day, these are known as circadian rhythms. एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे कि sleep and wake cycle in human, day and night भी कह सकते हैं, डे एंड नाइट्स जो आती हैं, ये जो है ये इसके एक एग्जाम्पल हो सकता है।
अच्छा, सर्केडियन के बाद दूसरी जो टाइप है सिरकैनुअल है। सिरकैनुअल, सिरकैनुअल, सिरका का मतलब हमने अभी पढ़ा क्या होता है, अबाउट, और एनुअल का मतलब होता है ऑलमोस्ट कोई 365 डेज या फिर हम 1 ईयर कह सकते हैं। तो सिरकैनुअल, इसमें हम कहते हैं दोज एक्टिविटीज विच रिपीट आफ्टर 365 डेज या फिर हम कह सकते हैं 1 ईयर, 1 ईयर। These are known as circannual rhythms। ऐसे रिदम्स जो हैं वो circannual rhythms कहलाते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पैटर्न जो है वो बार बार यानी कि 1 साल के बाद रिपीट होता है, या फिर कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो हर साल मूव करते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव पैटर्न हो सकता है। इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स की हमने बात की कि वो मूव करते हैं, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स, ये वेरी करती हैं कि कौन सा जो है वो बेसिकली उनके अंदर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे ये कि क्या ये इम्पॉर्टेंट हैं एनिमल्स के अंदर, इनकी कोई इम्पोर्टेंस है, अगर है तो क्या इम्पोर्टेंस जो है वो इनकी कंसिडर होती है। हम यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोरिदम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोरिदम्स, बायोरिदम्स की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोरिदम्स, देखें स्टूडेंट्स, बायोरिदम इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी को आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक सिंपल सी बात करूं, यानी कि हमने एक तो बात ये की कि दे रिपीट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर अ टाइम, एक टाइम के बाद। एक्टिविटीज़ हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, उनका कोई पैटर्न हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अब ये सिंक्रोनाइज्ड होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल चेंजेस, डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि वो इन्वायरमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज का। अगर तो वो इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से हम ये कहें कि चेंज आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, उसमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किस पर्पस के लिए, ताकि अपनी विंटर्स जो हैं उनको गुजार सके। विंटर्स में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और वो एरिया जो होता है वो ब्लॉक होता है, फूड अवेलेबल नहीं होती। सो वो समर के दिनों में जो डेज़ होते हैं उसमें वो फूड इकट्ठी करता है, कलेक्ट करता है, और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, समर को, विंटर को पास आउट करने के लिए वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये सारा उसने इन्वायरमेंटल क्यूज़ पर डिपेंड किया होता है कि इन्वायरमेंट्स जो हैं उसके मुताबिक जैसे चेंजेस आएंगे तो वो उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करेगा। यानी कि इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एनिमल जो होता है, एक एनिमल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर टू फेस एनवायरमेंटल कंडीशंस, ताकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्या कर सके, फेस कर सके। एनवायरमेंटल चेंजेस कह सकते हैं या एनवायरमेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं, उसको फेस कर सके। अब ये जो इसकी प्रिपरेशन होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस बायोलॉजिकल रिदम्स के ऊपर, क्योंकि उसने रिपीट करना है आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद वो रेपिटेशन होनी है। तो ये रेपिटेशन अगर तो उसको पता चलेगा तो फिर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा, प्रिपेयर कर पाएगा। अगर उसको पता ही ना चले कि यार ये अगर मतलब कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशंस आ जाती हैं और इट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कंडीशंस, दैट क्यूज ऑफ द इन्वायरमेंट, देन वो उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस ही नहीं कर पाएगा।
और वो क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। सो वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ताकि उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को क्या कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, और ये इन्वायरमेंटल क्यूज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वो इनसे उनको पता चलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम ये स्लीप एंड वेक साइकिल में आते हैं, तो वी नीड रेस्ट, हमारी बॉडी को रेस्ट रिक्वायर्ड होती है, और रात के वक्त लाइट रोशनी कम हो जाती है एंड वी आर गोइंग टू स्लीप एंड रेस्ट, दैट इज कंडीशंस। तो ये एक प्रॉपरली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बायोरिदम्स का होना। अच्छा, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज, क्यों ये ऐसे क्यों होता है, कॉजेज ऑफ बायोरिदम्स, कॉजेज ऑफ बायोरिदम्स। बायोरिदम्स होती क्यों हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस वजह से होती हैं, ऐसी क्या ख़ास वजह है जो बायोरिदम्स करवाने में इन्वॉल्व होती है। तो कॉजेज़, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके हम फाइंड आउट करने चाह रहे हैं रीज़न्स, तो उसमें मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, लेकिन पहले जो वजह हो सकती है दैट मे बी इन्वामेंटल एक्सटर्नल क्यूज़। ये इन्वामेंटल क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल क्यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंट हो सकते हैं। एक्सटर्नल क्यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो बाहर वाले सिचुएशंस हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाहर वाले क्यूज़। लाइक दैट हम उसमें लाइट की बात करते हैं, हम उसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, हम उसमें एयर की बात करते हैं, टेम्परेचर, हम एयर, विंड, जो हवाएं होती हैं उनसे पता लगा सकते हैं। टाइड्स होती हैं, टाइड्स मतलब समंदर की जो लहरें होती हैं, वो भी एक वक्त आता है जब ज़्यादा या कम होती हैं। ये डिपेंड करता है ये सूरज की चाँद की रोशनी के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ल्यूनर डे होता है या ल्यूनर मंथ होता है, वो हर मंथ वो टाइड्स ज़्यादा या कम होती हैं, क्योंकि जब चाँद फुल होता है उस वक्त टाइड्स ज़्यादा होती हैं, और जब चाँद कम होता है तो उस वक्त टाइड्स जो हैं वो कम होती हैं, क्योंकि सूरज चाँद जी जो है उसकी भी अपनी एक अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एज लाइक अर्थ, तो वो भी वाटर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सेम ये जो टेम्परेचर है, ये हम कह सकते हैं, टाइड्स कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, इवन के सीजन्स लाइक जैसे कि विंटर सीज़न है, समर सीज़न है, स्प्रिंग है, ये डिफरेंट सीज़न, ये जितने भी हैं एनवायरमेंटल क्यूज़ हैं। इन्वायरमेंटल क्यूज़ की वजह से बायोरिदम्स हो सकती हैं, और इन्वायरमेंटल क्यूज़ को हम एक्सोजीनस फैक्टर्स के नाम से मेंशन करते हैं। एक्सोजीनस फैक्टर्स यानी कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो इसमें स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने आप का जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो करें उस इन्वायरमेंट में। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम फॉलो करें तो उसमें कहा जा सकता है कि एंडोजीनस हो सकता है, यानी कि इसमें हम ऐसे कह सकते हैं दैट मे बी इंटरनल कॉज। इसमें कैसा हो सकता है, इंटरनल कॉज जो है वो हो सकते हैं, और इंटरनल कॉजेज़ को हम किस नाम से मेंशन करेंगे, एंडोजीनस के नाम से मेंशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंडोजीनस है यानी कि इंटरनल है, इंटरनल कॉज दैट स्टिमुलेट, ये क्या करता है, हम कहते हैं स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करेगा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनिसिटी होगी, और उसके अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो है वो जनरेट करवाने में इन्वॉल्व होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटरनल कॉज एंडोजीनस प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेसेस द एनिमल बिहेवियर, उस एनिमल बिहेवियर को प्रोग्रेस करता है ताकि उसमें इन बिहेवियर विद सिंक्रोनिसिटी विद एक्सोजीनस फैक्टर, सिंक्रोनिसिटी विद एक्सोजीनस फैक्टर्स। मतलब यह है कि एक्सोजीनस फैक्टर्स जो हैं उनके साथ मिलकर एनिमल जो है वो अपने इंटरनली स्टिमुलेट करेगा। एक्सोजीनस फैक्टर्स इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे 24 आवर्स रिदम्स जो होती हैं उनको रिपीट करना, तो वो उसके इंटरनल बॉडी के अंदर क्लॉक जो है वो मौजूद होती हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो एक तो हमने कहा कि एक्सटर्नल हो सकते हैं क्यूज़, दूसरा हमने कहा कि इंटरनल कॉजेज़ जो हैं, क्यूज़ जो हैं उस एनिमल्स के अंदर इंटरनली जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं
दैट मे बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन 1 एंड 2। ये क्या हो सकती है? सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं। पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि पॉइंट 1 और 2 जो है, इन दोनों को कंबाइन करें, तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल कि इन्वायरमेंट के अंदर ये स्टिमुलस जो है वो जनरेट हो रहा हो। देखिए स्टूडेंट, जो इसमें हमने बात की है ये 3 कॉजेज़ की, तो बेसिकली होता क्या है, एक्सपेरिमेंट्स अगर परफॉर्म किए जाएं तो किस तरह से हम रिजल्ट्स निकालते हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आता है, फाइनल कंक्लूजन हमने जो निकाला है, कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि ये जो इन बायोरिदम्स होती हैं, दीज आर इनेट। ये कैसी होती हैं? इनेट होती हैं। इनेट का आप ऐसे कह सकते हैं कि ये उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर फिट होती हैं, बिल्ट इन मैकेनिज्म है। और ये जो इनेट है यही आगे इन्वायरमेंट के साथ मिलेगा, और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल क्यूज जो हैं वो इसको स्टिमुलेट करेंगे डेवलप होने में। यानी कि वो जो रिदम का क्लॉक है वो तो है इंटरनल, लेकिन इन्वायरमेंटल क्यूज जो होती हैं वो उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो बायो रिदम जो है वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो, और उस तरह से एनिमल्स होता है वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में या इस तरह से बायो रिदम्स को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होता है। इस तरह से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जैसे कि एरविन बनिन जो है, बनिंग, ये यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बिंजन पर वर्किंग कर रहे थे, यूनि ऑफ तुर्बिंजन, इसमें वर्किंग कर रहे थे। दे वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। किस पे वर्क किया उन्होंने? ये जो यूनिवर्सिटी थी दैट वाज इन जर्मनी, और इन्होंने वर्किंग की किस पे? फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई आप जानते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिस का साइंटिफिक नेम है। अब इन्होंने फ्रूट फ्लाई की 15 जनरेशंस को, कितनी जनरेशंस? 15 जनरेशंस को डार्कनेस में ग्रो करवाया। जब इन्होंने 15 जनरेशंस को डार्कनेस में ग्रो करवाया, दे वर अनएबल टू एलिमिनेट इट्स 24 आवर्स एक्टिविटी। ये अनएबल टू एलिमिनेट, फेल टू एलिमिनेट, यानी कि ये उसको एलिमिनेट नहीं कर सके, ये उसको एलिमिनेट नहीं कर सके। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स, बायोरिदम्स होती हैं, दीज आर इनेट। इनेट का मतलब ऐसे है कि दीज आर इन देयर जेनेटिक्स, ये उनके जेनेटिक्स में है। और जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बिंगन जर्मनी में परफॉर्म किया गया, कि ये जो जेनेटिक्स में है, इनके जेनेटिक्स के अंदर इंटरनल क्लॉक्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो बायोरिदम्स को परफॉर्म करने में, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वजह पता चल गई होगी। इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए वजह क्या है, एक तो हमने कहा कि एक्सोजीनस हो सकता है, एंडोजीनस हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो साइंटिस्ट ने, एरविन बनिंग ने जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बिंजन में वर्किंग की फ्रूट फ्लाई के ऊपर, अब जब उसने 15 जनरेशंस, 15 जनरेशंस अंधेरे के अंदर ग्रो करवाई, डार्कनेस के अंदर ग्रो करवाई, फिर उसको बाहर लेके आया रोशनी के अंदर, तो वो जो उसका पैटर्न था, यानी कि उसका जो 24 आवर्स की रिदम थी, दैट वाज अनएबल टू एलिमिनेट इन दैट ऑर्गेनिज्म। 15 जनरेशंस अंधेरे में रखने के बावजूद भी वो पैटर्न, वो बायोरिदम्स उसके अंदर स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि ये एनवायरमेंटल क्यूज नहीं है, बल्कि उसके अंदर इनेट जेनेटिक में मौजूद है। ये जेनेटिक्स के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ये डिटरमिन करेंगे कि उसका पैटर्न, उसकी बायोरिदम्स किस तरह से कब कैसे होगी। हम ये भी कहते हैं कि उसके जेनेटिक्स में बायोरिदम्स क्लॉक्स, बायोलॉजिकल क्लॉक्स मौजूद हैं। उनको स्टिमुलेट करना, प्रोग्रेसिंग बिहेवियर जो लाना है, ये उसके एक्सटर्नल क्यूज़ की वजह से ही होता है। जैसे टाइड्स हैं, रोशनी है, विंड, सीज़न, ये उसके इंटरनल क्लॉक को स्टिमुलेट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करके वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं, किस तरह से हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।